हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौवीं के गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। और आपकी प्रश्न बैंक ही आपकी प्री एग्ज़ाम है। आपकी प्री एग्ज़ाम जो होनी है वो आपकी प्रश्न बैंक ही है। इसे ही आपको हल करके स्कूल में जमा करवाना है जब भी आपकी स्कूल लगेगी, और यही आपकी प्री एग्ज़ाम होगी। तो इसी के लिए हम कक्षा नौवीं के सारे विषय के प्रश्नोत्तर को हल करके बता रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से आपके एग्ज़ाम कर सको और प्रश्नों के उत्तर याद भी कर सको वार्षिक परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं कक्षा नौवीं के हिंदी विषय के गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर रहे हैं आज हम। तो इसमें आपके प्रश्न बैंक में इकाई 3 जो दे रखी है गद्य खंड से संबंधित है, प्रश्न बैंक की इकाई 3। तो इसके सारे जो सही विकल्प है और एक एक नंबर वाले सारे प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम इसमें 2-2 अंक के प्रश्न करेंगे, 2-2 नंबर वाले। तो इस इकाई में से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, गया ने बेलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। तो यह जो प्रश्न है आपके पाठ 1 दो बेलों की कथा से लिया गया है, और इसके जो लेखक है प्रेमचंद है, और यह एक कहानी है। तो इसका उत्तर होगा, गया ने बेलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। तो इसका उत्तर है, गया ने बेलों को शरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकनाई व चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 2 है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, कथन से हीरा का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, हीरा का आशय है कि स्त्री, बच्ची आदि अर्थात औरत जात पर सींग मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम व सहानुभूति रखना चाहिए। तो यहाँ पे हीरा और मोती की जब बात होती है तब यहाँ हीरा यह बात करता है कि नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, उन्हें हमें सींग नहीं मारना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे नारी जाति का सम्मान यहाँ पर व्यक्त किया गया था लेखक के द्वारा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, गया भागते बेलों को क्यों नहीं पकड़ पाया। तो इसका उत्तर है, गया भागते हुए बेलों को इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि वे तेजी से भाग रहे थे और गया को गुस्से से मार भी रहे थे, इसलिए वह नहीं पकड़ पाया था। क्योंकि दोनों जो बेल थे हीरा और मोती बहुत तेजी से भाग रहे थे, और वे गया पर बहुत गुस्सा भी थे और गया को यह डर भी था कि वह उन्हें मारेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 4 है, यह भी इसी पाठ दो बेलों की कथा से लिया गया है। तो प्रश्न जो है, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। यह प्रश्न आपके त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है। तो इसका उत्तर है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी पशुओं की संख्या जानने के लिए, उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए तथा उनकी उपस्थिति निश्चित करने के लिए ली जाती होगी। तो हीरा और मोती को जब कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था तब वहाँ पे उनकी हाजिरी भी ली गई थी। तो इसी प्रकार के आप प्रश्न है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका उत्तर है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी पशुओं की संख्या जानने के लिए, जो कि सबसे मुख्य कारण है कि कितने पशु है वहाँ कांजी हाउस में, इसलिए ली जाती थी। उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए तथा उनकी उपस्थिति निश्चित करने के लिए ली जाती होगी। अगला प्रश्न नंबर 5वां है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ नहीं थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। गया भी बैलों को मारता था और इस कारण से छोटी बच्ची उनसे सहानुभूति रखती थी, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो इसका विशेष कारण यह था कि जो छोटी बच्ची थी उसकी माँ नहीं थी, और उसकी जो सौतेली माँ थी वह उसे बहुत मारती थी, इसलिए उसे पता था
कि कोई किसी के साथ यदि सौतेला व्यवहार करता और मारता है तो हमें कैसा अनुभव होता है। और बैलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा था, गया उनको मार रहा था और उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा था। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति सहानुभूति हो गई थी, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो यह जो अगला पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इससे लिया गया है। तो यहाँ जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर है लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय उपभोग की वस्तुओं के मिलने से होने वाली संतुष्टि है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय उपभोग की वस्तुओं से मिलने वाली संतुष्टि से, मतलब जितना हम ज़्यादा उपभोग कर सकते हैं उससे ही हमें संतुष्टि मिलेगी और इसी का मतलब यहाँ सुख है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो इसका उत्तर है उपभोक्तावादी संस्कृति से भारतीय संस्कृति को भयानक हानि हुई है। इससे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। समाज में विज्ञापन और प्रचार प्रसार के कारण लोग वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इससे स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे उपभोक्तावादी संस्कृति के जो दुष्परिणाम है उसका वह जो मुख्य दुष्परिणाम इसमें वह है कि इससे हमारी जो संस्कृति को हानि हो रही है, संसाधनों का अपव्यय हो रहा है और हम प्रचार प्रसार और विज्ञापन को देखकर वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं और स्वार्थ की भावना भी बढ़ती जा रही है। तो ये सारे जो प्रश्न आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं और प्रश्न बैंक में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे। तो इसका उत्तर है, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी में पलकर बड़ी हुई थी। तो यह जो प्रश्न है, जो मेना वाला जो प्रश्न है, यह आपके गद्य खंड के पाठ से ही लिया गया है और इसका नाम है, इसके पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया। नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया और इसकी जो लेखिका है वह चपला देवी के द्वारा लिखा हुआ पाठ है यह। और प्रश्न है, मेना जड़ पदार्थ, यहाँ नीचे बिंदु आएगा, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट क्यों करना चाहते थे। तो इसका उत्तर है, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी में पलकर बड़ी हुई थी। यह मकान उसे बहुत प्यारा था, इससे उसका भावनात्मक रिश्ता था, जबकि अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वह नाना साहब का मकान था और नाना साहब अंग्रेजों के दुश्मन थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। तो मेना जो है नाना साहब की पुत्री थी और नाना साहब अंग्रेजों के विरोधी थे, उनके खिलाफ वह युद्ध में भाग ले रहे थे, इसलिए अंग्रेज नाना साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वह उनका जो महल था, उनका जो मकान था, वह उसे तोप से उड़ा देना चाहते थे, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते थे। लेकिन उनकी पुत्री मेना जो उसी महल में रह रही थी, वह चाहती थी कि अंग्रेज उस मकान को या उस महल को ना तोड़े और उसे छोड़ दे क्योंकि वह एक जड़ पदार्थ है, उसने किसी का कोई बुरा नहीं किया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, मेना की अंतिम इच्छा क्या थी। तो इसका उत्तर है, मेना की अंतिम इच्छा थी कि वह अपने पिता के महल जो कि जनरल आउटरम द्वारा तोड़ दिया गया था के अवशेष पर बैठकर रोना चाहती थी। इतनी छोटी सी इच्छा थी कि वह अपने पिता के महल जो कि जनरल आउटरम द्वारा तोड़ दिया गया था के अवशेष पर बैठकर रोना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसे ऐसा भी नहीं करने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 10वां है, सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव के क्या कारण रहे होंगे। सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव के क्या कारण रहे होंगे। तो इसका उत्तर है, सर टॉमस हे की पुत्री मेरी, उनकी पुत्री का नाम था मेरी, मेना की मित्र थी। ठीक है, सर टॉमस हे की पुत्री मेरी मेना की मित्र थी। वह बचपन से मेना और उसके परिवार को जानते थे। जब जो है मेना मेरी के बारे में बात करती है तब सर टॉमस हे जो है उनको याद आता कि हाँ वह मेना को जानते हैं, बचपन में उनकी बेटी मेरी और मेना जो है दोनों मित्र थी।
तो वह बचपन से ही उसके परिवार को जानते हैं। सर टॉमस हे की पुत्री मेरी का देहांत हो चुका था। मेरी का एक पत्र भी मैना के पास अभी तक था। इतने दिनों बाद अब मैना को देखकर उन्हें अपनी पुत्री मेरी की याद आ गई थी, इसलिए उन्हें मैना पर दया भाव आ रहा था, क्योंकि मैना और मेरी लगभग बराबर उम्र की सहेलियाँ थी दोनों। तो उनको जो है मैना को देखकर अपनी बेटी की भी याद आ रही थी, तो इस प्रकार उन्हें मैना पर दया भाव आ रहा था। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 11 है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो इसका उत्तर है, तो यह जो प्रश्न पहले देख लेते, यह जो प्रश्न है यह आपके गद्य खंड के पाठ मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन से लिया गया है। मेरे बचपन के दिन, और इसकी जो लेखिका है वह है मेरे बचपन के दिन, और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों के बारे में यहाँ पर बात करी है, महादेवी वर्मा ने, और यह इस पाठ से लिया गया, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ मेरे बचपन के दिन से। तो लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो इसका उत्तर है, लेखिका को उर्दू फारसी सीखने में कोई रुचि नहीं थी। उनके मन में इन भाषाओं को सीखने की इच्छा नहीं थी। उर्दू सिखाने वाले मौलवी के आने पर वे स्वयं को चारपाई के नीचे छुपा लेती थी। तो इसका मुख्य कारण यह था कि उनको उर्दू और फारसी सीखने में रुचि नहीं थी, और जब उर्दू सिखाने वाले मौलवी आते थे तो वे स्वयं को चारपाई के नीचे छुपा लेती थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 12 है, लेखिका, ठीक है, यहाँ पे आएगा, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किस विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर है, लेखिका की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह पूजा पाठ बहुत करती थी। लेखिका की माँ सुसंस्कृत थी, उन्होंने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, जिसका लेखिका पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखिका की माँ को हिंदी, संस्कृत एवं ब्रज भाषा का ज्ञान था, वो बचपन में लिखा भी करती थी। तो उनकी माँ की इतनी सारी विशेषताएं थी। सबसे पहले कि वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी, दूसरा वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, तीसरी विशेषता उनकी माँ जो है सुसंस्कृत थी, चौथी उन्होंने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, जिसका लेखिका पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो पंचतंत्र जो है नैतिक ज्ञान की एक पुस्तक है, जिसमें कि कहानियां हैं बहुत सारी। पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम है, नैतिक शिक्षा से संबंधित। इसके बाद है, लेखिका की माँ को हिंदी, संस्कृत एवं ब्रजभाषा का ज्ञान था और बचपन में लिखा भी करती थी। प्रश्न नंबर 13 है, जवारा, तो यहाँ आएगा, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न क्यों कहा है? मतलब जवारा के नवाब के साथ उनके जो पारिवारिक संबंध थे उस समय, वो आज के संदर्भ में एक सपने की तरह है, क्योंकि आज के समय में इस तरह के संबंध नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर है, लेखिका के समय में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे, दोनों एक दूसरे के त्योहारों में भी समान रूप से शामिल होते थे और सांप्रदायिक भेदभाव की भावना नहीं थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए लेखिका ने आज के संदर्भ में इसे स्वप्न जैसा कहा है, क्योंकि आज की परिस्थितियाँ पुरानी परिस्थितियों से अलग हो गई है। पहले के समय में हिंदू मुस्लिम बहुत ही अधिक मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के त्योहारों में भी समान रूप से शामिल होते थे, और सांप्रदायिक भेदभाव की भावना उस समय नहीं थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए लेखिका ने आज के संदर्भ में इसे स्वप्न कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, तो प्रश्न नंबर जो 14 है यह प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया, और इसके जो लेखक है हरिशंकर परसाई है। तो प्रश्न है, लेखक ने जूते फटे होने का क्या कारण बताया था? लेखक ने जूते फटे होने का क्या कारण बताया था? तो यह जो प्रश्न है आपके प्रश्न बैंक में, यह जो प्रश्न दे रखा है, लेखक ने जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया था, तो वह प्रश्न गलत है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि लेखक ने जूते फटे होने का क्या कारण बताया था। तो इसका उत्तर है, लेखक हरिशंकर परसाई ने बताया है कि प्रेमचंद के जूते सदियों से जमे हुए अंधविश्वासों और बुराइयों के टीले को बार बार ठोकर मारने के कारण फट गए होंगे। लेखक हरिशंकर परसाई ने बताया है कि प्रेमचंद के जूते सदियों से जमे हुए अंधविश्वासों और बुराइयों के टीले को
बार बार ठोकर मारने के कारण फट गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। तो यह जो प्रश्न है आपके गद्य खंड के पाठ से लिया गया है और इस पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ पाठ, एक संस्मरण है यह। तो इसका उत्तर है, गुरुदेव ने अपनी अस्वस्थता के कारण आराम करने के लिए और एकांत की आवश्यकता के लिए शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन बनाया था। तो मुख्य कारण उनका यह था कि वह अस्वस्थ थे और वह एकांत चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, लेखक परसाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे हैं। तो इसका उत्तर है लेखक सलाह दे रहे हैं कि यदि फोटो खिंचवाना इतना आवश्यक है तो ढंग के जूते पहन लेते या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। तो यह प्रश्न फिर से प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। लेखक सलाह दे रहे हैं कि यदि फोटो खिंचवाना इतना आवश्यक है तो ढंग के जूते पहन लेते या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 17 है, लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों। लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है, लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट, मोटर के साथ साथ बेबी भी मांग लेते हैं। लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट, मोटर के साथ साथ बेबी भी मांग लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 18 है, लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने प्रेमचंद को महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे आदि उपाधियों से विभूषित किया है। फिर से देख लेते हैं इसको हम। लेखक ने प्रेमचंद को महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे आदि उपाधियों से विभूषित किया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 19 है, प्रेमचंद की विडंबना क्या थी। प्रेमचंद की विडंबना यह थी कि उनकी आर्थिक दशा बहुत कमजोर थी। वह परिवार का भरण पोषण, ठीक है, भरण यहाँ पे आएगा, भरण पोषण बड़ी कठिनाई से करते थे। उनकी स्थिति का पता उनकी वेशभूषा, जूते, टोपी आदि को देखकर लगाया जा सकता है। तो प्रेमचंद की मुख्य विडंबना यह थी कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उनको परिवार का पालन पोषण करना ही बहुत मुश्किल था और इसीलिए उनके जूते भी फटे हुए थे और कपड़े भी बहुत ही साधारण थे। तो इस प्रकार यह प्रश्न नंबर 19 तक हमने कर लिया और इसका जो पार्ट अगला उसमें आगे के प्रश्न किए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, सारे जो आईएमपी प्रश्न देखने के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।